हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली दो वीडियो आई थी मेरी जिसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए थे दोनों ही बुक्स के, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लेना और मेरी इस सीरीज से जुड़ जाना, ताकि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और मैप सब कुछ मैं कवर कर सकूँ और आपके एग्जाम में काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ सकें। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि जो आपकी पहली बुक है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका डिफाइन बाइपोलैरिटी। तो देखिए, आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए जो थी, दो सुपर पावर्स थी और इन दोनों सुपर पावर्स ने क्या किया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से डोमिनेट कर रखा था। तो कुछ देश यूएसए को सपोर्ट करते थे और कुछ देश यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, और इसी हिसाब से क्या हुआ था कि जो आपका पूरा का पूरा विश्व था वो दो अलग अलग हिस्सों में बट गया था, यानी कि वो बाइपोलर बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सोवियत एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो देखिए, सोवियत और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर आप देखते हैं, बेसिकली सोवियत इकोनॉमी और जो सोवियत इकोनॉमी है वो यूएसएसआर जो देश था वहाँ पर जिस इकोनॉमी को अपनाया गया वो बेसिकली सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थी, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो यूएसए देश में थी। ठीक है, तो दोनों इकोनॉमी में डिफरेंस बस यही है कि जो यूएसएसआर में जो इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल्ड थी और वहाँ पर इक्वलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, और जो आप यूएसए देश देखते हैं वहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट। वहाँ पर जो था प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, वहाँ पर मार्केट जो था वहाँ पर ओपन था, मतलब यहाँ पर ज़्यादा जो ध्यान देते थे वो पैसे पर ध्यान देते थे। ठीक है, लेकिन वही अगर सोवियत इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लोगों पर ध्यान दिया जाता है। यही दो इनके मेजर डिफरेंसेस हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वाई वॉज आसियान इस्टेब्लिश। तो देखिए, आसियान आपका क्या है, आसियान जो आपका है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक अपना छोटा सा समूह है। और ये बनाया क्यों गया भाई, ताकि ये जो देश हैं इसके अंदर कितने देश हैं भाई, 10 देश हैं। इन 10 देशों का विकास हो सके, इनका जो समाज है वो आगे बढ़ सके, इनकी जो संस्कृति है वो बनी रहे, इनके ऊपर कोई हमला वगैरह ना करे, और ये सभी के सभी जो 10 देश हैं वो आपस में मिलजुल करके आगे बढ़े, इसीलिए आसियान को इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द आसियान फ्लैग लोगो सिंबलाइज। तो अगर आप आसियान का फ्लैग देखेंगे तो इस आसियान के फ्लैग में सबसे पहले तो उसमें धान की बालियां दिखाई देती हैं, बेसिकली तीलियां दिखाई देंगी आपको, तीलिया टाइप की। तो ये जो आपका है वो 10 होंगी टोटल तीलियां, 5 ऊपर हैं 5 नीचे की तरफ हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो वो जो 10 हैं वो 10 क्या है, वो मित्रता की प्रतीक है इन 10 देशों के बीच में। और सर्कल का मतलब यहाँ पर होता है यूनिटी। क्या होता है, यूनिटी, यानी कि 10 देशों के बीच में हमारे बीच यानी कि एकता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच प्लांटेड द यूएसए एड यूरोप्स इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने किस योजना के तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था को सहायता दी थी। तो जो आप यूरोप देखते हैं उस यूरोप में जो यूरोप था आपका वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक था आपका ईस्ट यूरोप और एक था आपका वेस्ट यूरोप। ठीक है, तो जो वेस्ट यूरोप है वो अमेरिका की तरफ में था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ में था, और वहाँ के देशों को अमेरिका ने बहुत सारे पैसे दिए थे, और उस पैसे को जो दिया था उस योजना का नाम था मार्शल प्लान, और उनको बहुत सारे पैसे दिए ताकि जो उनके देश की जो स्थिति खराब हुई थी वो ठीक करी जा सके। तो यही वो प्लान था। अगला क्वेश्चन है, नेम ईयू कंट्री इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। तो ईयू कंट्री बेसिकली जो आप यूरोपियन यूनियन देखते हैं उस यूरोपियन यूनियन में एक देश आपका कौन सा है, फ्रांस है। और फ्रांस जो आपका है वो सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है। पहले ब्रिटेन भी था, बट ब्रिटेन जो था आपका निकल गया, इसलिए ब्रिटेन का नाम यहाँ पर यूज नहीं होता है। ब्रिटेन जो आपका है वो ईयू में नहीं आता है। किस में नहीं आता है, ईयू में, और वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इस बात का आप ध्यान रखें कि ब्रिटेन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, फ्रांस भी है, बट जब हम ईयू की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की, तो ब्रिटेन इसमें से निकल चुका है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक ही नाम लिखा है मैंने, कौन सा वाला, फ्रांस। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। ठीक है, तो सार्क जो आपका है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो भारत के मैप के आसपास में जितने भी आप देश देखते हैं, जो 7 देश हैं, 7-8 देश, सॉरी, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, है ना। तो इन देशों का जो समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, हु कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो अगर आप श्रीलंका का वो देखेंगे, मैप देखेंगे, और श्रीलंका के मैप में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा जो होता है आपका अप वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसके जो तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल लाइन्स है ना, उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो लिट्टे का कंट्रोल है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, और यही जो है एक तरीके से किससे लड़ता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ता है। किस लोगों के लिए, जो लिट्टे हैं, यानी कि तमिल्स जो लोग हैं,
लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, तमिल्स के वकालत बात करता है, तमिल्स को अधिकार वगैरह दिए जाए उसकी बात करता है, और ये उस हिस्से को तरीके से कंट्रोल करता है। फिलहाल जो लिट्टे है वो हार गया प्रभाकरण के मारे जाने के बाद। 2009 में प्रभाकरण मारा गया था। प्रभाकरण कौन है भाई? तो लिट्टे का हेड था। वो जब मारा गया तो उस हिस्से पे भी किसका कंट्रोल हो गया? श्रीलंका गवर्नमेंट का हो गया, बट स्टार्टिंग में लिट्टे का कंट्रोल देखा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, हुज मेडिटेशन रिसॉल्व द इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता किसने कराया था? बेसिकली सिंधु नदी को लेकर के दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद था, तो इसको सॉल्व कराया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो अभी के समय में यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है, बेसिकली महासचिव जो होता है सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूएन में, तो वो अभी के समय पर कौन है भाई? तो पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एंटोनियो गुटेरस, आपने देखा भी होगा, वो अभी के टाइम पर फिलहाल में क्या है? यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। और इन्होंने किसकी जगह ली थी भाई? बान की मून की जगह ली थी। बान की मून जो कि 2007 से 2016 तक थे, और उसके बाद कौन बने? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के, जो पोर्टुगल आप देश देखते हैं वहां के ये प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी विश्व में जो भी देश वगैरह है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, जब सभी देश के जो देश हैं आपस में मिलजुल कर रहें, ये इसका मेन उद्देश्य है। ये शांति को बेसिकली बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो आपके हैं परमानेंट है, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, तो ये जो आपके कौन से 5 परमानेंट, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हर 2 साल में तो चेंज होते रहते हैं, तो हर एक देश को मौका इसके अंदर मिलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक है आपका, उसका हमें कोई भी कार्य बताना है बेसिकली। तो वर्ल्ड बैंक का मेन कार्य तो यही होता है कि जो भी देश हैं उन सभी को ऋण वगैरह देना, उनको फंड वगैरह मुहैया कराना, ताकि उनके देश की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको ठीक किया जा सके। अगला क्वेश्चन आपका, मेंशन द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका है वो किससे जुड़ा हुआ भाई? ट्रेड से जुड़ा हुआ है, यानी कि व्यापार से जुड़ा हुआ है। और ये काम क्या करता है भाई? कि जो भी विश्व में व्यापार वगैरह होते हैं उन सभी को लेकर के नियमों को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या करता है? नियमों को निर्धारित। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन कॉल्ड। तो आप जो यूएन हिस्सा देखते हैं उस यूएन में हाईएस्ट फंक्शनरी का मतलब होता है सर्वोच्च पदाधिकारी जो है वो क्या कहलाता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, कि महासचिव बोलते हैं। कि जो यूएन है आपका, उस यूएन में सबसे बड़ी पोस्ट जो आपकी होती है वो सेक्रेटरी जनरल की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच वन इज मोर एसेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगा डैम्स और द एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट अपोज वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मेगा डैम जब बनाए जाते हैं, कि बहुत बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि आखिर इसका एक फायदा क्या है और उसका विरोध क्यों किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, फायदा तो यही है कि अगर इसको बनाया जाएगा तो बहुत बड़े स्तर पर हमें आर्थिक वृद्धि में मतलब इससे योगदान मिलेगा। डैम बनाने से हम बिजली बना सकते हैं, बहुत सारे इलाकों में पानी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसका घाटा, तो घाटा यही है कि भाई ये पर्यावरण को बेसिकली नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाता है? क्योंकि आप एक पानी के नेचुरल फ्लो को आप चेंज कर रहे हो, और जब आप ये सब चीज़ें करते हो, फिर जब डैम बनाते हो तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटना पड़ता है। तो इसीलिए जो निर्माण है इसका वो जरूरी भी है, और इसका विरोध क्यों होता है वो इसलिए भी होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई शुड एनवायरमेंटल कंसर्न बी पार्ट ऑफ कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स। यानी कि पर्यावरणीय चिंताओं को समकालीन वैश्विक राजनीति का हिस्सा क्यों होना पड़ा। यानी कि आपकी जो किताब है बेसिकली उस किताब में ये जो एनवायरमेंटल आप इशू देखते हैं उसको क्यों मतलब विश्व में इतनी ज़्यादा तरजीह दी गई, इतना मतलब ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो नॉर्मल सी बात है कि हमें अपने विश्व को बचाना था। अगर विश्व ही नहीं बचेगा तो फिर क्या ही रहेंगे। और नॉर्मल सी बात एक और है कि अगर मान लीजिए पर्यावरण खराब हो रहा है तो कोई एक देश की सरकार उसको सॉल्व नहीं कर सकती है ना। इसीलिए इसको सभी देशों को मिलकर के सॉल्व करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको इसका हिस्सा बनाया गया था। यानी कि जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, इसीलिए इसको किसका पार्ट बनाया गया था? कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया गया था, ताकि सभी के सभी जो देश हैं वो मिलजुल करके एक तरीके से वैश्विक सहयोग के जरिए पर्यावरण को बचा सकें। तो अभी आप बहुत सारे सम्मेलन वगैरह भी देखते होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल देखते होंगे और अर्थ समिट देखते होंगे। ये सब क्या है? ये आपका कुछ पर्यावरण को लेकर के समिट कराए जाते हैं देशों के बीच में, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, डिफाइन इंडिजिनस पॉपुलेशन।
तो इंडिजिनस कौन से लोग होते हैं? मूल निवासियों को इंडिजिनस पीपल कहा जाता है और ये वही लोग होते हैं जो एक ही जगह पर बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से रह रहे होते हैं और उनके जो फॉरेनर्स जो होते हैं वो इनको हटा देते हैं। तो ये वही होता है आपका इंडिजिनस पीपल। जैसे कि आप जो अमेरिका देखते हैं, अमेरिका यानी कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर जो ब्लैक पीपल्स थे वो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, है ना। और वो इंडिजिनस पीपल कौन है? जो वहाँ के मूल निवासी हैं, है ना। तो उन्हीं को कहा जाता है। और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम क्यों होगी? क्योंकि जो बाहर से बंदे आए उन लोगों ने क्या किया, इनको मारा या फिर इनको वहाँ से हटने को एक तरीके से बोला, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होगी। और जो आप यूएसए देखते हैं वहाँ पर तो बचे ही नहीं, जो वहाँ के रियल पर्सन थे वो वहाँ पर बचे ही नहीं। वहाँ पर कौन है? वहाँ के यूरोप के लोग हैं सभी के सभी। मतलब अमेरिका के जो असली लोग हैं वो तो अब रहे नहीं, वो अगर हैं तो वो किस तरफ हैं? वो आपके वेस्ट की तरफ हैं। और वेस्ट में भी बहुत कम बचे हैं, बहुत सारे लोग तो मारे गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ल्ड समिट वॉज हेल्ड इन रियो इन 1992? तो जो 1992 में जो वर्ल्ड समिट हुआ था आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बेसिकली, जो कि रियो द जेनेरियो में हुआ था। और जो रियो द जेनेरियो वर्ड है आपका, ये एक ब्राज़ील की सिटी है जो कि 1992 में यहाँ पर अर्थ समिट कहा गया था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। और ये किसको लेकर के है भाई? ये आपका क्या कहते हैं इसको, पर्यावरण को बचाने के लिए था कि भाई सभी देश आइए, हम मिलकर बैठ करके बातचीत करेंगे और देश को बचाने के लिए जो भी तरीके हैं उसको हम अपनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो हमें बताना है 2 बेनिफिट्स ग्लोबलाइजेशन की। तो सबसे बढ़िया तो यही है पहला कि भाई इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पर आई हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों की कंपनियां जो हैं वो दूसरे देशों में जाती हैं। और जब वो दूसरे देशों में जाती हैं तो वहाँ पर बेसिकली वो क्या करती हैं? वो वहाँ पर जॉब्स को क्रिएट करती हैं, अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करती हैं। और बड़े स्तर पर बेसिकली आइडियाज़ का, कैपिटल्स का, कमोडिटीज़ का क्या होता है? एक्सचेंज होता है ग्लोबल लेवल पर। और यही आपका क्या है? ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है। कौन से रूप में भाई? क्या कहते हैं उसको? आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, इकोनॉमिक वे में। अगला क्वेश्चन आपका, मेंशन एनी 2 पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो हमें बताना है जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंस यानी कि राजनीतिक परिणाम हमें बताना है। तो राजनीतिक परिणाम इसके 2 हैं। पहला तो यही है कि आज के टाइम पर जो स्टेट है, स्टेट यानी कि देश जो है, उनकी शक्तियां कम हो गई है, क्योंकि बाहर की जो शक्तियां हैं वो एक तरीके से रेगुलेट करती हैं नियमों को लेकर के। और आज के टाइम पर जो स्टेट होता है वो अपने नागरिकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं ना वही लोगों को पसंद आती हैं, तो उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता देशों के ज़रिए। तो यही इसके 2 राजनीतिक परिणाम हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें हमने फर्स्ट बुक को कवर किया। ओके, और अब हम कवर करेंगे सेकंड बुक। और